अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? जब कोई व्यक्ति ये कहता है अमेरिका क्या कहता था, तुम क्या हो बे, आज हम कहते हैं तो क्या है बे, तो ये बुद्धि का घोटाला ही है। वो तो खुद आज वीडियोस बना रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, यही तो बुद्धि का घोटाला है। जब इस देश का प्रधानमंत्री कहता है 600 करोड़ भारतीयों ने मुझे जिताया, ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। जब इस देश का प्रधानमंत्री कहता है हर हफ्ते नई यूनिवर्सिटी खुल रही है, ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। जब इस देश का युवा कहता है कि इस देश में सब कुछ ठीक हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है तो वो भी ठीक है देश हित में, ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। आप इतनी कमियां गिना रहे, नेपाल के लोग कह रहे हैं हमको ऐसा एकदम ताकतवर पीएम चाहिए। अरे भाई तुरंत भेजो, मैं तो कह रहा हूँ तुरंत भेजो, हमें ऐसा नहीं चाहिए। नेपाल वाले बिना संघर्ष के चाहते हैं छुटकारा। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर नेपाल को मोदी जी पसंद हो तो भाई फटाफट उठा के ले जाएं, पूरी कैबिनेट ले जाएं। मैं कहता हूँ पूरी भाजपा ले जाएं, मजा ही आ जाएगा। भाई तुम्हारी समस्या का समाधान और हमारी भी समस्या का समाधान, एक तीर से दो निशान है। कितने तेज हैं ये, बिना किसी संघर्ष के चाहते हैं कि हमारी भला टले। हाँ, वो संघर्ष कर रहे हैं वहाँ, तो संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो अगर वो संघर्ष करने के बाद नरेंद्र मोदी मांग रहे हैं तो ये तो ठीक ऐसा ही हुआ कि मुझे चिकन से दिक्कत थी, लाओ मटन खा के काम चला लूँ। तो सर कैसे देख रहे हैं नेपाल की इस पूरी घटना को, और युवाओं ने जिस तरीके से इस बार अपने हाथ में सारी ताकत ली है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, आंदोलन कहीं भी हो, भारत में हो, भारत के बाहर हो और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी देश में हो, आंदोलन का एक प्रभाव तो होता है कि परिवर्तन आता है। और परिवर्तन जब आता है तो जाहिर सी बात है चीज़ें पहले से बेहतर होती हैं। ये अलग बात है कि आंदोलन के करने का तरीका सही और गलत हो सकता है। हमारे देश ने इस देश में सत्याग्रह आंदोलन भी देखा, नमक कानून तोड़ने का आंदोलन भी देखा और गांधी जी के कई सारे आंदोलन देखे जिनमें हिंसा नहीं थी। लेकिन इस देश ने भगत सिंह का आंदोलन भी देखा, राजगुरु का आंदोलन भी देखा। आंदोलन कोई भी हो, गोल एक ही होता है, निरंकुश शासन से आज़ादी, सरकार की मनमानी को ख़त्म करना, लोगों की हठधर्मी को ख़त्म करना और सत्ता में बैठे, सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के घमंड को तोड़ना। आज नेपाल ने भी वही किया है। तरीका कोई भी हो, लेकिन नेपाल की सत्ता में जो लोग बैठे थे, जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद शासन से वो कभी नहीं जाएंगे, शायद शासन उनकी कठपुतली है, शायद शासन उनकी जेब की कमाई है कि उन्होंने खुद कमाई है और कभी गंवाना नहीं पड़ेगा, ठीक ऐसा ही भारत में कुछ नेता सोच बैठे हैं। तभी तो कहते थे मोदी नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन बे, सुना होगा आपने, है ना। तो इसीलिए मोदी नहीं तो कौन ये सवाल पूछा गया। नेपाल के लोग भी पूछ रहे थे कुछ टाइम पहले, लेकिन आज वहाँ की जनता ने और वहाँ की जेनजी जनरेशन ने, युवाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि तू नहीं तो कोई नहीं बे, तू नहीं तो कुछ और सही है भाई। ठीक है, तो बात सीधी सी बात है कि जब भी शासन में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो शासन को अपने बाप की बपोती समझते हैं, वो शासन को निरंकुश कर देते हैं और लोगों की अनदेखी कर देते हैं और देश में सिस्टम चलाने के नाम पर अपनी मनमानी करते हैं। हमारे भारत ने नेपाल जैसा बहुत कुछ देखा है। नेपाल की आंतरिक गतिविधियां और नेपाल की आंतरिक स्थिति नेपाल के लोगों को पता है, लेकिन हमें हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था पता है। हमारा देश नेपाल से कुछ कदम दूर नहीं है इन मामलों में। भाई इस देश में जब पूरी दुनिया में जब श्रीलंका का कांड हुआ, श्रीलंका ने मैसेज कन्वे किया। जब आंदोलन होता है तो आंदोलन से जनता को नहीं सीखना चाहिए, जनता तो आंदोलन करेगी। सीखने का सबक है देश के नेताओं को। जब श्रीलंका में आंदोलन हुआ तो श्रीलंका से सीधा सीधा मैसेज कन्वे हुआ पूरी दुनिया की लीडरशिप को कि सुधर जाओ, जनता अगर भड़क जाए तो ये भी हो जाएगा। फिर श्रीलंका से मैसेज कन्वे हुआ, लेकिन पड़ोस में बांग्लादेश था, स्थिति बराबर सी चल रही थी, बांग्लादेश नहीं समझा। फिर बांग्लादेश में भी वही हुआ जो श्रीलंका में हुआ। फिर बांग्लादेश से मैसेज कन्वे हुआ और नेपाल की नेताओं को मैसेज जा रहा था, नेता नहीं समझे और नेपाल के नेताओं के साथ भी वही हुआ। अब समझ लो अगला नंबर किसका है। लेकिन हमारे यहाँ तो सब चंगा सी ना। हमारे यहाँ चंगा इसलिए है क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है। श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में ये फ़र्क था कि श्रीलंका के उत्तर से दक्षिण तक एक ही भाषा बोली जा रही है, डच, सहेली, तमिल। न बांग्लादेश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक ही बोली जा रही है, बांग्ला। फिर ऐसी नेपाल में उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक ही भाषा बोली जा रही है, धर्म भी एक, फिर उत्तर से लेकर दक्षिण तक कल्चर भी एक। इसलिए नेपाल को कन्विंस करना आसान नेताओं के खिलाफ, बांग्लादेश को कन्विंस करना आसान नेताओं के खिलाफ, श्रीलंका को कन्विंस करना आसान नेताओं के खिलाफ। हमारे यहाँ कन्विंस करना ही मुश्किल है कि नेता गलत कर रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ भी कोशिश तो हो ही रहा है ना कि सबको एक सूत्र में बांधे, हिंदू राष्ट्र बनाए। बिल्कुल, इस देश में देश को कन्विंस करने के लिए बनाना जनगण मन अधिनायक।
जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये सारे देश को एक साथ एक धागे में पिरोने की कोशिश थी। मगर जब इस देश में देश का प्रधानमंत्री इस देश को एक धागे में पिरोने की जगह इस देश के धागों को तोड़ने की कोशिश करता है, जब इस देश का एक मुख्यमंत्री इस देश को धागे में पिरोने की जगह इस देश को धर्म की गांठ लगाने की कोशिश करता है, तब इस देश के टुकड़े तो होते हैं। और यही कारण है कि सरकारों के खिलाफ विद्रोह नहीं हो रहा। आज भाई मुसलमान विद्रोह करें तो मुसलमान आतंकवादी हो जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों का आंदोलन सरकार के खिलाफ होता है। आप सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट करोगे, तकलीफ किसको थी? जनता को थी, मुसलमानों की थी। नहीं, तकलीफ किसको थी? इस देश में एक विशेष वर्ग को थी। आंदोलन किसके खिलाफ था? सरकार के खिलाफ था। लेकिन जवाब देने कौन आ रहा था? देश का हिंदू। किसान आंदोलन हुआ, तकलीफ किसको थी? किसानों की थी। कानून किसने बनाया था? सरकार ने बनाया था। विरोध किसका हो रहा था? सरकार का हो रहा था। लेकिन समझाने कौन आया? देश का हिंदू, देश का असली किसान वर्सेस नकली किसान। इस देश में पंजाबी लोगों के साथ खालिस्तान और पाकिस्तान का कार्ड खेला गया, मुसलमानों के साथ हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेला गया, आतंकवादी का कार्ड खेला गया। तो ये देश को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो है। तो इस देश के डिवाइड एंड पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है या बुद्धि का घोटाला हो रहा है यहाँ? ये संपूर्ण रूप से बुद्धि का घोटाला है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है अमेरिका क्या कहता था, तुम क्या हो बे, आज हम कहते हैं तो क्या है बे, तो ये बुद्धि का घोटाला ही है। वो तो खुद आज वीडियोस बना रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, यही तो बुद्धि का घोटाला है। जब इस देश का प्रधानमंत्री कहता है 600 करोड़ भारतीयों ने मुझे जिताया, ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। जब इस देश का प्रधानमंत्री कहता है हर हफ्ते नई यूनिवर्सिटी खुल रही है, ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। जब इस देश का युवा कहता है कि इस देश में सब कुछ ठीक हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है तो वो भी ठीक है देश हित में, ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। जब इस देश का प्रधानमंत्री इस देश को यूनिवर्सिटियों की सौगात ना दे सका हो, जब इस देश का प्रधानमंत्री इस देश को रोजगार की सौगात ना दे सका हो, जब इस देश का प्रधानमंत्री इस देश की महंगाई नहीं कम कर सका हो, उसके बाद कहता है तुम हिंदू हो बे, तो ये बुद्धि का घोटाला है। जब इस देश में विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग अपनी जेब और अपनी कमाई सीधी करने के लिए कश्मीर फाइल बनाते हैं, हिंदुओं को जगाने की कोशिश करते हैं और वो पिक्चर हिट हो जाती है, तो उसका हौसला और बढ़ जाता है कि एक और फाइल बनाई जाए। सेम एजेंडे पर सरकारों की तरह चलने की कोशिश करता है और वो बंगाल फाइल बनाता है, तो ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। कोई व्यक्ति उदयपुर फाइल बनाता है और कहता है हिंदू जाग जाओ, बुद्धि का घोटाला ही तो है। जब इस देश में कोई मुसलमान कोई कांड कर दे तो बुद्धि का घोटाला है, उसके लिए हिंदू संगठन खड़े हो जाएं। जब तुम रेडी और पटरी पर जाके लोगों के नाम पूछो और नाम पूछने के साथ में तुम धर्म पूछने की कोशिश करो, ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। जब इस देश में भाई कश्मीर का कांड होता है, आतंकवादी इस देश में हमारे देश के लोगों को मार के चले जाते हैं, 28 लोगों को, बजाय इस देश की सरकार से सवाल करने के हम कहते हैं कि मुसलमानों ने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी, ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। इस देश में आतंकवादी हमले के बाद देश यूनाइट होने की जगह डिवाइड होता है, ये बुद्धि का घोटाला ही तो है। ये देश में तमाम बुद्धि के घोटाले चल रहे हैं और इस बुद्धि के घोटाले का जो मास्टरमाइंड है वो देश के सर्वोच्च पद पे बैठा है, देश का प्रधानमंत्री है। और बुद्धि का ऐसा घोटाला जैसा कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसकी तो कोई बयान ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज क्या हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के सीएम साहब तक अगर वीडियो जाती हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब बताएं कि उत्तर प्रदेश को कितनी यूनिवर्सिटी की सौगात दी है। आज हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट बताया जाता है कि तुम्हारे यहाँ हाईवे बन गया, दिल्ली मुंबई हाईवे बन गया, दिल्ली जयपुर हाईवे बन गया, ठीक है, ये हाईवे बन गया, वो हाईवे बन गया, द्वारका हाईवे बन गया। मैं पूछता हूँ महाराष्ट्र वाला हाईवे पे कब चढ़ेगा? साल में एक बार। कन्नड़ वाला हाईवे पे कब चढ़ेगा? साल में एक बार। हम हाईवे के किनारे रहते हैं, हमारा लोकल रोड है तो हम चढ़ जाएंगे, लेकिन जो दूसरे राज्य में रहता है वह हाईवे पे कब चढ़ेगा? साल में एक बार, 2 बार, वो बन गया। लेकिन जिस गली से लाखों लोग रोजाना जा रहे हैं, जिस सड़क से लाखों लोग रोजाना जा रहे हैं, वो सड़क कब बनेगी उत्तर प्रदेश की? मैं पूछ रहा हूँ, विजयनगर की सड़कें चिक चिक कर बोल रही है, उत्तर प्रदेश के सीएम कहाँ हो तुम? खोड़ा मगनपुर की सड़कें चिक चिक के बोल रही है, उत्तर प्रदेश के सीएम कहाँ हो तुम? शांतिनगर की सड़कें चिक चिक के बोल रही है, उत्तर प्रदेश के सीएम कहाँ हो तुम? उत्तर प्रदेश की तमाम कच्ची कॉलोनियाँ बोल रही है, उत्तर प्रदेश के सीएम कहाँ हो तुम? और तमाम जनता इस सारी समस्याओं से जूझने के बाद भी जिस सड़कों पर रोजाना वो 50 बार आता जाता है, वो सड़कें टूटी फूटी होने के बाद भी, पैर कीचड़ में सने होने के बावजूद भी वो जनता कहती है कि देश के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया और प्रधानमंत्री काम कर रहा है, तो ये कुछ और नहीं, बुद्धि का घोटाला ही है। लेकिन सवाल एक ये भी आता है ना कि नेपाल के युवाओं ने अगर ये जोश दिखाया है, ये क्रांति दिखाई है, उनकी चेतना अगर जागी है, भारत के युवा का ये बुद्धि का घोटाला कब सुधरेगा? कहाँ वो घोटाला हो रहा है उनका? आपने कितनी चीज़ें गिनवा दी हैं, लेकिन कहाँ है आगे उनकी चेतना कब जागेगी? मैं बताता हूँ, मिर्जा गालिब ने एक बात कही थी कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज नेता जो है संसद में नहीं है, आज नेता हर गली में मौजूद है, वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मौजूद है, अंधभक्त के रूप में मौजूद है। मैं तो एक मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने गया था, मैंने पूछा सरकार कैसी चल रही है,
कहता भैया बड़े सालों बाद अपनी सरकार आई है। अच्छा। यानी इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार उसकी सरकार नहीं थी, इंदिरा गांधी की सरकार उसकी सरकार नहीं थी, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार उसकी सरकार हिंदुओं नहीं की थी। सरकार है ना। हाँ, हिंदुओं की सरकार है। भारत सरकार तो हिंदुओं की सरकार होती ही नहीं ना। ये देश जो है देश के लोगों की सरकार होनी चाहिए थी। डेमोक्रेसी का लॉजिक तो यही कहता है ना कि टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, लेकिन ये तो नहीं है कि टू द नरेंद्र मोदी बाय द नरेंद्र मोदी फॉर द नरेंद्र मोदी, ऐसा तो नहीं है ना। तो नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी से नरेंद्र मोदी के द्वारा चुनी गई सरकार, ऐसा पीएम जिसने वोट चोरी कर ली, ऐसा पीएम जिसके कार्यकाल में चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा सवाल उठे, ऐसा पीएम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं। आप इतनी कमियां गिना रहे, नेपाल के लोग कह रहे हैं हमको ऐसा एकदम ताकतवर पीएम चाहिए। अरे भाई तुरंत भेजो, मैं तो कह रहा हूँ तुरंत भेजो, हमें ऐसा नहीं चाहिए। नेपाल वाले बिना संघर्ष के चाहते हैं छुटकारा। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर नेपाल को मोदी जी पसंद हो तो भाई फटाफट उठा के ले जाएं, बायर। पूरी कैबिनेट ले जाएं, मैं कहता हूँ पूरी भाजपा ले जाएं, मजा ही आ जाएगा। भाई तुम्हारी समस्या का समाधान और हमारी भी समस्या का समाधान, एक तीर से दो निशान है। कितने तेज हैं ये, बिना किसी संघर्ष के चाहते हैं कि हमारी भला टले। हाँ, वो संघर्ष कर रहे हैं वहाँ। तो संघर्ष कर रहे हैं, मैं तो अगर वो संघर्ष करने के बाद नरेंद्र मोदी मांग रहे हैं तो ये तो ठीक ऐसा ही हुआ कि मुझे चिकन से दिक्कत थी, लाओ मटन खा के काम चला लूँ। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। मैं कह रहा हूँ ये वो वाली बात होगा कि दो शराबी बैठे थे और एक शराबी कहता है यार ये शराब बहुत बुरी चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए, ये शराब बहुत खराब चीज़ है, शराब में ये कमी है, शराब पी के लोग बहक जाते हैं, शराब पी के लोग कत्ल कर देते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गाली बकते हैं, अपनों को अपना नहीं समझते। तो दूसरा वाला सच बोल रहा है, शराब बहुत बुरी चीज़ है, इसे पी के ख़त्म करें। तो यहाँ पर सीधा तो सिस्टम ही है कि भाई मोदी जी चाहिए। भाई ये बात कौन कह रहा है पता है, ये भी एक अंधभक्ति कह रहा होगा। वहाँ भी है, नहीं सब जगह है। सब जगह है। देखो बीमारी जब फैलती है तो दूर तक जाती है, इलाज दूर तक जाए ना जाए। देश में आपने बीमारी की बात की तो मुझे मीडिया भी याद आ गया। वहाँ की मीडिया भी है, हर जगह की बराबर मीडिया है। अब यहाँ की मीडिया जिस तरीके से कवर अप करने की कोशिश कर रही है, देश की मीडिया जो दूसरे देश की मीडिया होती है वो दूसरे देशों के बारे में तो सच दिखाने की कोशिश करती है, भारत की मीडिया छोड़ने तो, क्योंकि हम कराची में घुसते वहाँ की मीडिया हाउसेस को भी जला दिया गया है। एक न्यूज़ 18 के पत्रकार को वहाँ से भगाया जा रहा है। पहले क्रांति लाने के लिए अखबार का सहारा चाहिए होता था, पहले क्रांति का एक मुख्य टूल जो था वो मीडिया था। आज क्रांति को ध्वस्त करने का टूल बन चुका है मीडिया, क्योंकि मीडिया सरकार के नियंत्रण में है। पहले मीडिया पर खबरें आती थी, लोग सच्चाई समझते थे, बाहर अफवाह उड़ती थी, मीडिया स्पष्टीकरण देता था, सरकार गलतियां करती थी, मीडिया उस पर सवाल पूछता था। आज मीडिया गलती करता है सरकार की गलतियों को छुपाने के लिए, ठीक है, और जनता कहती है तुम गलत बोल रहे हो। इस देश ने हजारों ऐसे एंकर, न्यूज़ एंकर को देखा है जिनकी बोलती बंद हुई है। अमित शाह ने कहा था राम मंदिर कौन सा नेता गया था बीजेपी का, और एंकर के अंदर इतना डर था कि वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो इस देश का मीडिया कितने दबाव में है, कितना, और दबाव में नहीं, मीडिया में भी जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं वो कभी ना कभी भाजपा के दलाल हुआ करते थे, भाजपा के संयोजक हुआ करते थे, भाजपा के सहयोगी थे। इसमें से रजत शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है, सब जानते हैं कि रजत शर्मा कौन है, अरुण जेटली जी के दोस्त, जूनियर, सब जानते हैं। इमरजेंसी में जेल गए, तो जो लोग इमरजेंसी के सताए हैं वो भाजपा सरकार में पावर में आए हैं, और भाजपा सरकार में पावर में आने के बाद तो वही कहेंगे ना जो उनकी दिल की तकलीफ है। तो कुछ लोग तो मजबूरन बोल रहे हैं और कुछ लोग आदतन बोल रहे हैं। कुल मिला के मीडिया में सच नहीं आ रहा। और नेपाल में एक अच्छा काम हुआ कि जहाँ से झूठ निकले पहले उसे उड़ा दो मीडिया हाउस को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अहम मुद्दे पर आपसे बातचीत करके बहुत विस्तृत जानकारियाँ लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।